Good morning student. Welcome to SUI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 2 हार की जीत। बच्चों, हिंदी साहित्य में पाठ 2 हार की जीत के रचयिता सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी ने इस कहानी में एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जो मैं आपको आज पढ़ करके समझाऊंगी। तो इसका प्रमुख सार क्या है कि यह एक हृदय परिवर्तन की एक ऐसी कहानी है जिसमें साधु के एक वाक्य ने डाकू के हृदय को बिल्कुल बदलकर रख दिया। ऐसा किस प्रकार हुआ, आओ कहानी पढ़कर जाने। क्या किस प्रकार हुआ कि जो इस कहानी में जो डाकू है उसका हृदय डाकू प्रवृत्ति से साधुत प्रवृत्ति में कैसे तब्दील हुआ, आज हम ये कहानी पढ़कर समझेंगे। माँ को अपने बेटे साहूकार को, अपने देनदार और किसान को अपने लहराते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का अर्थ होता है, अर्पण का अर्थ होता है भेंट। जब हम अपना समय किसी को देते हैं तो वह समय हम उसे भेंट में देते हैं। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। किसे? घोड़े को। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा का अर्थ होता है नहलाना। खरहरा का अर्थ होता है नहलाना। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, माल, अशबाब। अशबाब का अर्थ होता है अशबाब का अर्थ होता है सामान, जमीन, यहाँ तक कि उन्होंने नागरिक जीवन से घृणा थी। अब वह एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवत भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने का अर्थ होता है अलग होना। बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। किन्हें? बाबा भारती को। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था और लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची, अर्थात डाकू के कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। अधीर हो उठा और उसने एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा
और दंडवत करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखते देखने में तो बड़ा ही सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। कौन कहता है? ये खड़क सिंह जो डाकू है वह कह रहा है कि बाबा मेरे अंदर बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं आपके घोड़े को देखूं, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखते अपने सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों घोड़े देखे थे, परंतु वैसा वहां का घोड़ा उनकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। ये शब्द डाकू कह रहा है बाबा भारती से कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु की ऐसी चीजों में क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा और इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में हार की जीत नामक कहानी को प्रारंभ रखूंगी। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. Students, today's subject is English grammar and chapter first, that is revision. And in this revision exercise, I will explain you exercise number 2. Yesterday you were explained exercise number 1 related to pronouns, use of pronouns. Today I will tell you to underline adjective and to circle the adjective and underline the noun they describe. विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? These are some sentences. एडजेक्टिव को सर्कल करना है। सर्कल करना दैट मीन्स गोला। एंड नाउन को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन लोअर क्लासेस डेफिनेटली यू हैव बीन टॉट एडजेक्टिव एंड नाउन्स, बट टुडे वंस मोर आई विल टेल यू व्हाट आर adjectives and noun. Students, adjectives are describing words which describe about noun or pronoun. Tell something about noun or pronoun, what kind of person or thing they denote. Okay? And noun is the naming word. That means name of person, place, thing, quality, matter, state, etc. Okay? Adjective, the name of quality, noun, naming word. Okay? Now exercise number 1. A cunning fox stole the woodcutter's lunch box. मतलब क्या है? एक कनिंग फॉक्स ने वुडकटर लकड़हारे के लंच बॉक्स को चुरा लिया। स्टूडेंट्स, सी हियर, फॉक्स कैसी है? कनिंग। फॉक्स कैसी है? कनिंग। दिस इज नाउन वर्ड एंड कनिंग दैट इज एडजेक्टिव एंड इट इज डिस्क्राइबिंग टू फॉक्स. ओके,
So here cunning is adjective and fox is noun word because cunning describes noun. Okay, adjectives are words which describe a noun or pronoun. Now next, Meenu bought some good quality ripe mangoes. मीनू ने कुछ अच्छी क्वालिटी के पके मैंगोज खरीदे. See students here, some good quality. Here adjectives are some good कैसे and quality that is noun. One more adjective that is right and mangoes noun. Here कैसे मैंगोज खरीदे, कुछ खरीदे, कुछ मतलब 10 number. This is adjective of number. Some का मतलब कुछ, adjective of number and good that is the name of quality. Okay, ripe, this is also adjective of quality. So here noun words are mangoes and quality, and adjectives are some good, ripe, they are adjective of quality. Next sentence, a cranky man can't be polite. एक cranky man, cranky का मतलब होता है बहुत ही रूड टाइप का, डरने वाला, लड़का. can't be polite, polite नहीं हो सकता है. what kind of man? cranky. and कैसा? polite. here students, two adjectives are used, cranky for man and polite is also used for man. Okay, both words describe man. What kind of man? cranky. and man polite. So polite and cranky are adjectives and they describe noun word that is man. Next sentence, when did you see the wise owl? When did you see the wise owl? Okay, here owl is noun word, that is naming word, bird name. Owl means ullu. What kind of owl? Wise. Wise means बुद्धिमान. So wise is adjective and this describes owl. Okay, this is adjective of quality. Now next, I tasted a bitter gourd yesterday. Okay, मैंने कल एक बहुत तीखी, gourd means लौकी, कद्दू आदि टेस्ट किया. कैसा था टेस्ट उसका? bitter. What kind of taste? bitter. Okay, so here bitter will be circled because it is adjective and it describes a noun that is gourd. Okay, this is also adjective of quality. Now last sentence, the man in the light blue shirt is my uncle. What kind of man? The man in the light blue shirt. Light blue shirt. Okay, light blue shirt, this is adjective and refers to shirt that is noun. In this exercise, students, you are taught to circle adjective and underline the noun which they describe. Okay, now I will start the next exercise, that is C part. Here I will tell you to fill in the blanks with suitable adverbs. Students, see next exercise with adverb. You have to fill in the blanks appropriate adverb from the brackets that are given here. Okay, in lower classes definitely you must have learnt about adverbs.
but I will briefly tell you what are adverbs. Students, adverb Hindi meaning kriya visheshan. Adverbs are those words which tell how the action is done, when the action is done, where the action is done. They modify verb or another adverb or an adjective. Okay, now see, Mona rushed to her mother. In bracket, adverbs are given rapidly, fiercely. Rapidly means होता है शीघ्रता से और fiercely means होता है बर्बरता पूर्वक, बड़े डरावने अंदाज से। तो मोना अपनी माँ की ओर दौड़ी। कैसे दौड़ेगी? शीघ्रता से। तो that definitely here we will use rapidly. Okay, how? Here rapidly, that is adverb and it is modifying verb, that is rushed. कैसे दौड़ी? Rapidly. So right here rapidly. Okay, now next sentence. Kanchan dash visits us because she is very busy. कंचन विजिट करती है, मिलने आती है हमसे, बिकॉज क्योंकि शी इज वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त है। कब? इन ब्रैकेट एडवर्ब्स आर गिवन सेल्डम, ऑफन। सेल्डम मीन्स कभी कभार और ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ओके, तो क्या होता है? बहुत कम आती है कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग क्या है? क्योंकि वो बहुत बिजी है। बिजी होने का मतलब बहुत कम आती होगी, कभी कभार आती होगी। तो यहाँ पर we will supply seldom. Seldom is suitable adverb. बहुत कम आती है। ओके, seldom means कभी कभार, अक्सर नहीं, कभी कभार। ओके, now next word. See here, students, we could hear the leader's speech very. मतलब क्या है? हम नेताजी के स्पीच मीन्स भाषण को सुन सकते थे। वेरी कैसे? दिस इज एडवर्ब। वेरी क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट, नॉट वेरी एवरीडे। वेरी क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो वी विल राइट हियर सुटेबल एडवर्ब दैट विल बी क्लियरली। ओके, बट स्टूडेंट्स, if there had not been very, अगर यहाँ पे very नहीं होता तो we can write every day. नेताजी का भाषण रोजाना सुनते थे। अगर very नहीं होता तो हम every day भी यूज कर सकते थे, but very that is also adverb and clearly adverb of manner modified to will. Okay, next, horse runs. घोड़ा दौड़ता है, प्रेजेंट टेंस है। कैसे दौड़ता है? तेज। हियर एडवर्ब इज फास्ट। फास्ट मींस तेज। दिस इज नॉट फास्टली, बिकॉज फास्ट इज ऑलरेडी एडवर्ब। वी डोंट ऐड हियर ly in fast. Fast is already adverb, so we will write here runs fast. Fast is also an adverb. Ganesh speaks very. This is adverb of very. Very कैसे बोलता है? With everybody. गणेश सबसे बोलता है। कैसे बोलेगा? Good or politely. ये स्पीकिंग मैनर है। Speaks. How does he speak? Politely. कैसे बोलता है? Politely. That means विनम्रता पूर्वक. Okay. Now we will write here politely. Politely means विनम्रता पूर्वक. Okay. Now next, last sentence. Arjun fought very. Arjun ने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा। कैसे? With his enemies, अपने दुश्मनों से। कैसे लड़ेगा? Firstly, this is not a verb. Bravely. कैसे लड़ेगा? Bravely, बहादुरी से।
अर्जुन अपने दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हैं। तो हियर वी विल यूज ब्रेवली। ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। यूजुअली वेयर वी ऐड ly, they are adverb of manner because they tell what kind of manner, how the action is being done. Students, today's class is over, so you have to note down all the material in your notebook in good handwriting and very fair work should be. Okay, thank you for attending today's class. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have completed question number 7 of exercise 1A. Okay, today we will be starting with question number 8. Question number 8 says write the successor of. What does successor means? Successor means plus 1. ठीक है, for example successor of 25 will be equal to 25 plus 1, that is 26. ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब होता है एक वैल्यू आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 आई एम डूइंग। इट इज सेइंग 12,749। ठीक है, इसका सक्सेसर आपको निकालना है, दैट मींस यू हैव टू ऐड 1, दैट विल बी इक्वल टू 12,749 plus 1, दैट इज इक्वल टू 12,750। ठीक है, सक्सेसर ऑफ 12,749 will be equal to 12,750. ठीक है, now coming to question number 9. Question number 9 says write the predecessor. Predecessor means -1, that is -1. For example, आपको अगर 20 का predecessor निकालना है, that will be equal to 20 minus 1, that is equal to 90. ठीक है, तो predecessor of 90 will be equal to, predecessor of 20 will be equal to 90. ठीक है, so for example question number 9 थर्ड पार्ट आएंगे। ठीक है, इन थर्ड पार्ट इट इज रिटन 32,000। ठीक है, 32,000, दैट विल बी इक्वल टू 32,000 minus 1। ठीक है, 32,000 में -1 आप करोगे तो इट विल गिव यू 31,999। दैट मींस द प्रेडिसेसर ऑफ 32,000 विल बी इक्वल टू 31,999। Now in question number 10 it is saying write the whole number whose successor is. अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको करना था वो करना था कि आपको सक्सेसर बताना था। इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि सक्सेसर ऑलरेडी गिवन है, आपको बताना है कि जो सक्सेसर है वो किस नंबर का सक्सेसर है ना। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए 20, तो 20 किसका सक्सेसर है? 19 का सक्सेसर। क्यों? क्योंकि 19 में जब +1 आप करोगे तभी तो 20 मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? -1, मतलब एक स्टेप हमको कहां जाना है? पीछे जाना है। दैट मींस वी विल हैव टू डू -1 इन दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज रिटन 6,299। ठीक है, बोला जा रहा है 6,299 किस नंबर का सक्सेसर होगा, मतलब इसके हमको एक स्टेप पहले जाना होगा, इसका मतलब उसी नंबर का ये सक्सेसर होगा। क्या करना पड़ेगा? -1, hence the answer will be 6,298. Okay, now moving to question number 11. Question number 11 says write the whole number whose predecessor is. इसका मतलब कि आपको वो नंबर बताना है जिसका प्रेडिसेसर यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया 35। ठीक है, तो 35 किसका प्रेडिसेसर होता है? 36 का होता है कि नहीं? प्रेडिसेसर मतलब होता है एक नंबर पहले, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है आपको वो नंबर बताना है जिसका प्रेडिसेसर ये है। तो किसका है वो? 36 का। कैसे ही 36 मिल रहा था हमको, +1 करके मिल रहा था। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे? +1 करोगे उस समय। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट। इट सेज 3001 और 3001 किसका प्रेडिसेसर होगा? कैसे पता चलेगा? +1 करके पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3002। दैट मींस 3001 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3002।
Now question number 12. Question number 12 says write down the three consecutive integers succeeding 72,597. तो इसमें एक टर्म है consecutive, ठीक है। तो पहले consecutive का मतलब बताना चाहिए आपको। consecutive का मतलब होता है one after the other, that means एक के आगे next जो वैल्यू आएगी that is called consecutive। तो यहाँ पे आपको लगातार तीन वैल्यूज लिखनी है जो एक के बाद एक आती हैं और वो 72,597 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है सक्सीडिंग, दैट मींस दे आर मोर देन दिस नंबर। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 3 consecutive integers, ठीक है। क्या होंगे, एक बार करोगे 72,597 प्लस 1, ठीक है। तो पहला नंबर हो जाएगा 72,598. Similarly, 72,000 plus 2 something will give us. Then next 72,597 plus 3 and you get the answers, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस नंबर में पहले 1 ऐड करना है, फिर 2 ऐड करना है और फिर 3 ऐड करना है। You will get the 3 consecutive integers succeeding this number, that is 72,598, 72,599 and 72,600 will be the answer, ठीक है। Now moving to question number 13. Question number 13 says write down the three consecutive whole numbers preceding 5,10,001. 5,10,001, ठीक है। Question number 13. In question number 13 आपको इस नंबर से कम, लगातार कम वाली वैल्यूज लिखनी है। कितनी? 3 वैल्यू लिखनी है। तो वो कैसे आएंगे, एक बार इस नंबर में -1 करो आप, एक बार इस नंबर में -2 करो, एक बार इस नंबर में -3 करो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यू विल गेट 5,10,000, isn't it? Second time you will get 5,09,999, ठीक है। And next you will get 5,09,998, ठीक है। तो वो लगातार वैल्यूज जो 5,10,001 से क्या है, छोटी हैं और लगातार 3 वैल्यूज हैं। सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14 it is saying how many 6 digit numbers are there in all. How many 6 digit number are there in all. That means total कितने 6 digit numbers होते हैं। So first you will write largest 6 digit number, that is equal to 9,99,999. Then we write largest 5 digit number, that is equal to 99,999. अब आपको फाइंड करना है कितने टोटल डिजिट नंबर होंगे। तो उसका आंसर होगा, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना, और डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस आप करोगे दैट विल इक्वल टू 9 and lakh and that will be your answer. That means there are total 9 lakhs possible 6 digit number, ठीक है। So that's all for today. We'll be starting with question number 15 in our next class. Till then complete your work. Thank you. Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we are going to start a new chapter which is physical quantities and measurement. This chapter is divided into 3 units. So today we will discuss its first unit which is measurement of length. Firstly, we will discuss
what is measurement? Student, measurement is basically a process of comparison. So, student, we all make measurement in our daily life. Suppose when we give a certain piece of cloth to the tailor for stitching a trouser, he takes the measurement for length of our trouser with his measuring tape. Or the peon in the school has to ring the bell after each period. For this, he measures time interval with a clock. Or when we are suffering from fever, the doctor measures our body temperature with thermometer. Therefore, we must make use of tools or instrument to get an exact measurement. Student, for measurement, we need a universally accepted unit. So, we can say that the measurement is a comparison by an unknown quantity with a fix to known quantity. Of the same kind. Measurement is a comparison of an unknown quantity with a fixed to known fixed quantity. With a fixed to known quantity of the same kind. Now, what is length? Student, length is measure of distance between 2 points. Length is a measure of distance between 2 points. These 2 points, and this is the length. Now its unit. Student, in earlier days, people used to measure length by the help of their body parts, such as outstretched palm, foot, arm, etc. But these measurements were not very accurate because they are going to be different for different people. Thus, we required a proper standard unit which gives us accurate measurement and should be accepted by the people of this world. So, the Standard International or SI system provides us a standard unit which is meter.
Now, multiple unit of meter. Student, suppose we have to measure distance between Delhi to Kanpur. Then we need a bigger unit in place of meter. So that bigger unit which we will use is kilometer. So kilometer is the multiple unit of meter. Student, 1 kilometer equal to 1000 meter. Now some multiple unit. Some multiple unit of meter. Student, suppose we have to measure the length which is smaller than 1 meter. Then we need some smaller unit. For that, these units are known as some multiple unit of meter. And these unit is centimeter, millimeter. Now students, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss our chapter Development of Chemistry. In this chapter the new topic is Cosmetics and Chemistry. As I have told you earlier, cosmetic
Marvelous morning to all of you. This is your biology class and my today's topic is venation of leaves. So students, what is venation? The arrangement of veins and veinlets on the lamina is called venation. So students, we generally see the leaf is like this. This is the leaf and this is the lamina, a flat green portion. On the lamina, this is the midrib and all the veins are arranged like this. So this type of arrangement of veins on the lamina is called venation. Students, venation is of two types. First is reticulate venation and second is parallel venation. If you talk about the first type, reticulate venation, so the word reticulate means, this is reticulate venation. So the word reticulate means forming a network. So this is the meaning of word reticulate, forming a network. And what is reticulate venation? In this type of venation, the arrangement of veins, the veins are arranged irregularly divided over the entire lamina is called reticulate venation. So what is reticulate venation? The veins and veinlets are irregularly divided over the entire lamina is called reticulate venation. For example, this type of venation is found in the leaves of pipal, guava, neem, rose, etc. This type of venation is found in these leaves. So this type of venation is like this. This is the leaf and this is the midrib. And the vein and veinlets are irregularly. This is irregularly, not forming a pattern. This is not a pattern. They are irregularly distributed all over the lamina. So this type of venation is called reticulate venation. And next is parallel venation. Second is parallel venation. So in this type of venation, the veins and veinlets are arising from midrib and run parallel to each other. Parallel to each other. This type of venation is called parallel venation. And these venations are found in the leaf of banana,
grass, wheat, etc. If you see the leaf of banana, this is a elongated shape. This is the midrib of the banana leaf, and the veins are arising from the midrib. This is the midrib, arising from the midrib and run parallel to each other. You can see here. This is the midrib, and each veins are arising from the midrib and run parallel to each other. This is the one vein, this is the second vein. Those are parallel to each other. So this type of venation is called parallel venation. This is like in banana leaves, in the grass, in some leaf, like this, parallel to each other. So this type of venation is called parallel venation. Students, the parallel venations are found in monocot plants. Monocot plants. Or we can say that monocotyledons plants. And the reticulate venation, the characteristics of reticulate venation is of dicotyledons plant. Okay? This is monocotyledons plant. And this is the character. The parallel venation is the characteristics of monocotyledons plant, and the reticulate venation is the characteristics of dicotyledons plant. So students, what is monocot and dicotyledons plants? Those seeds which have two cotyledons are called dicotyledons plant, and those seeds which have one cotyledon is called monocotyledons plant. Like rice, wheat, these are monocotyledons plant, and the gram, pea, these are dicotyledons plant. And next is arrangement of leaves. So students, what is the arrangement of leaves? Leaves are arranged on the stem on various ways. So the arrangement of leaves on the stem, the arrangement of leaves on the stem is called phyllotaxy. What is phyllotaxy? The arrangement of leaves on the stem is called phyllotaxy. There are several types of leaves which are arranged in different patterns on the stem. And if we talk about, then there are three types of arrangement are found, and we are discussing all the three types of arrangement here. First is alternate arrangement. In this type of arrangement, each leaf arise from each node. Each leaf arise from each node. Means a single leaf arise from a node, and the next leaf arise from the next node, but in the opposite direction, like this. Suppose that this is the stem, and you know that leaves are arise always on the node of stem. You know that leaves are arise from where? On the node of the stem. So this is the node. The first leaves are arise here. Means a single leaf arise in each node. हर एक नोड में केवल एक ही leaf arise होगी. And the next leaf arise from on the other node, but in opposite direction, like this. You can see here that in each node
in each node. A one leaf arise and the second leaf arise on the next node but in opposite direction. You can also say that leaves are arranged on the stem like a spiral way, like a spiral shape or forming a spiral form. Means first leaf arise here, second here, so it form a spiral like pattern. This type is called alternate arrangement. And remember one thing, that in the alternate arrangement only one leaf arise in each node. This type of arrangement is found in mustard, sunflower, China rose, etc. This type of plant, this type of arrangement is found. And next is opposite arrangement. So students, in this type of arrangement, the two leaves are arise at the same node but in opposite direction. So in this type of arrangement, two leaves are arise from each node but are in opposite direction like this. You see here, this is the node of the stem, and in each node the two leaves are arise but in opposite direction. So this is the opposite arrangement. This type of arrangement is found in the leaves of basil, guava, jasmine, etc. And third is whorl arrangement. So in this type of arrangement, the leaves are more than two leaves are arise from each node. More than two leaves are arise from each node and forming a whorl or ring, and forming a whorl or circle. Like in this way, this is the stem and this is the node of stem, and here at the node of stem more than two leaves, first leaf and suppose that second leaf, third leaf, fourth. The leaves are arranged like in this way. These are forming a circle or whorl at the node. Means more than two leaves are arranged at each node, and they are forming a whorl or ring or circle. This type of arrangement is called whorl arrangement, and this type of arrangement is found in oleander plant. Okay, that's enough for today, and we will discuss the next topic in our next class. Thank you students, have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you Geography first chapter map reading for class 6. So, in my previous lecture, I have
describe you types of map, large scale map and small scale maps. And now today I will continue the same chapter. So my today's topic are components of maps. There are three components of maps: title, direction and scale. So these are three components of map, students. They are very essential for map study. First, title. A title is necessary to identify the map. Without title, one cannot be identify whether the map is political or whether the map is physical. So title is necessary to identify the map, India soil or India political map. Now next component is direction. Direction are also known as cardinal points. Direction is an essential component of map study. तो डायरेक्शन हमारा क्या बच्चों, मैप स्टडी के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है. विदाउट डायरेक्शन वन कैन नेवर रीच वन डेस्टिनेशन. बिना डायरेक्शन के कोई भी अपने डेस्टिनेशन में नहीं जा सकता. With modern technology, devices for finding direction are being used. मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस यूज की जा रही हैं जिनसे हम डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं. We know there are four cardinal points. As you all know, there are four cardinal points like north, south, west and east. ये हमारे डायरेक्शन है जिसको हम लोग cardinal points भी बोलते हैं. North, south, west and east. These cardinal points are further divided into intermediate direction. यही कार्डिनल पॉइंट हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन में डिवाइड है. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. तो बच्चों ये क्या है हमारे, ये हमारे डायरेक्शंस हैं. ये हमारे डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. और दीज कार्डिनल पॉइंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. सो टाइटल, डायरेक्शंस एंड नाउ cardinal points are further divided into intermediate directions. Now, importance of directions. There are so many importance of directions. The sun rises in the east and sets in the west. तो बच्चों सन से भी हमें पता चलता है डायरेक्शन. The sun rises in the east and sets in the west. We refer these directions to find our destination on the map. The defense services like Navy, Army and Air Force work on the basis of directions. For students also, directions are important to study the map of a country or a town. Students के लिए भी ये direction बहुत importance रखते हैं. Now finding direction. How we find the direction on a map? So some devices are used to finding the direction on the map. First is magnetic compass. First device क्या है बच्चों हमारी, magnetic compass. This is a picture of magnetic compass. So the most popular method of finding direction is to use magnetic compass. The needle of the compass always points to north. The compass has a magnetic needle which is balanced as its center on a pivot. This enables the needle to swing freely on a dial on which the cardinal points. तो बच्चों ये जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है फाइंडिंग डायरेक्शन का वो है हमारा मैग्नेटिक कंपास. आप देख सकते हो, this is a picture of magnetic compass and the needle of the compass always point to north. कंपास की जो needle है वो हमेशा कहाँ पे पॉइंट करती है बच्चों, नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है. So this is most accurate method to measure direction on the map. Now first is magnetic compass. Magnetic compass is also useful to measure the direction on the map.
When the compass is placed on a flat surface, the needle will swing and come to rest in the north-south direction. तो बच्चों जब कंपास हमारी प्लेस करती है फ्लैट सरफेस पे तो उसकी जो निडल होती है will swing and come to rest in the north-south direction. A magnetic compass is also called mariner's compass because mariners or seamen used to it find the direction over the ocean. इसको mariner compass भी कहते हैं क्योंकि mariner और seaman ने इसको find किया था to find the direction over the oceans. Now next device is with the help of the rising sun. You know very well the sun rises in the east and sets in the west. If we stand facing the sun in the morning, जब हम सुबह सूरज को फेस करते हैं, then we are facing the east. तो हम क्या फेस करते हैं? ईस्ट को फेस करते हैं. The west is towards our back. The right hand points towards the south and the left hand points toward the north. So बच्चों क्या है कि हमारा सबसे पहले कि if we stand facing the sun in the morning, we face east. We are facing east. The west is toward our back. The left hand points the north and the right hand points the south. Is it clear? So these are the finding direction with the help of the rising sun. Now next is with the help of pole star. Pole star को हम लोग north star भी कहते हैं. The pole star always points toward north. Pole star जो होता है वो हमेशा north की ओर ही बच्चों point करता है. So and is always visible in the sky. और ये हमेशा sky में visible होता है. In the northern hemisphere there is a constellation of 7 stars. तो बच्चों northern hemisphere में हमारा 7 स्टार्स का 7 स्टार्स का समूह होता है, कंसल्टेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं. क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं या हम उसको कहते हैं ग्रेट बियर. व्हाट इज द कंसल्टेशन ऑफ 7 स्टार आर कॉल्ड उर्सा मेजर और ग्रेट बियर. इट इज कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया. और भारत में इसको क्या कहा जाता है? सप्तऋषि. सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह. सो दिस are the device. What is this device name? The help of pole star. So these are the devices to find direction on the map. Magnetic compass with the help of rising sun and with the help of pole star. So last device is with the help of bearing. To find the exact direction with respect to Earth, bearings are used. It is also always measured in clockwise direction. तो बच्चों ये क्या होता है? इसमें हमेशा डायरेक्शन को कैसे मेजर किया जाता है? क्लॉकवाइज किया जाता है. और it is the exact direction with respect to Earth. So these are the devices which are used to find direction on the map. What are these devices? Magnetic compass with the help of rising sun, with the help of pole star and with the help of bearing. Now that's all for today. I will continue my chapter in my next video. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. I am your history teacher and this is your history class. Today I will explain you chapter 1
meaning of history, second, relevance of history, and third, sources of history. Sources of history. Today I will explain you point number first, meaning of history. At first discuss about what is history or what means history. So at first we know that the word history comes from the word ancient Greek word মানে the word history comes from the word history, yani the word history comes from the ancient Greek word histo. What means histo? Yani the ancient Greek word histo, which means know this. Which means know this. The word histo means which means know this. History help us to understand the people who learn and write about our past, but it means the people who learn and write about our past are called historians. They are experts, thus we say, who learn and write about our past are called historian. They are experts. They are experts who not only tell about our past, but also find out the reasons. Yani what they get, the way they gave the reasons why and how they happen. Yani the historian gave the reasons for past events, why and how they happened. They help us to understand, any history help us to understand the progress of a human man, progress of a man early ages to the present time. Any history study about a man civilization, about the early ages to the present time. History is the study of our past. Thus we say history is study about our past and a record of the events that happened long ago. Thus we say history is the written account of the human civilization in early ages to the present time, because in prehistory time there were no written records in this world how our forefathers lived. We discuss about history. History not only looks, thus we say history not only looks important events such as wars, revolutions, change of government, and but also explain why and how it is the story of the progress of man. Thus we say history not looks only an important person, but history is the study of an ordinary person. Relevance of the history means why do we study the past? Why do we study the past? Thus we say why we need to study the past. We study the past how our forefathers lived.
between past and present कि how new things and new ideas invented. Now we discuss कि history tells us about kings, queens and the life of ordinary people. History not tells about only ordinary people, they are ordinary kings. History tells us about kings, queens and the life of ordinary people. We learn about history, the achievements of a great man, and the achievements of the great man, how they changed the people's life. Many achievements in early times, how great men changed the life of people. History answers many questions about our past. And thus we say in history the answers many questions about our past events. History helps us to understand our society in India, and history helps us to understand our society in India because we are live in India, we have different languages, religions and more different peoples in live in India. History helps us to understand, and history helps us to understand how we came together, and how we learn to live together. That help us to understand the concept of unity in diversity. Now I complete the 2 topics of this chapter. Today I will explain you the third topics of this chapter, sources of history. I hope every students understand the 2 topics of these chapters. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं आपको यानी 6th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 1 व्याकरण वृत्ति पार्ट 1 वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में आप वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण यानी अक्षर, अल्फाबेट। ठीक है, आपने अभी तक हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ा होगा वावेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन संस्कृत में और हिंदी में भी स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये वर्ण के 3 भेद होते हैं। देखो लिखा है वर्णः त्रिविधा, यानी वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा भेद है वर्ण का? स्वरः यानी स्वर, व्यंजनम व्यंजन, अयोगवाह अयोगवाह, यानी वर्ण 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, तो आपको ये इतना तो अभी मालूम हो गया, स्वर यानी वॉवेल, व्यंजन, कंसोनेंट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट संस्कृत में और हो गया अयोगवाह। अब देखिए, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। लिखा है स्वरः त्रिविधा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये स्वर के भी 3 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आप देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, यानी ह्रस्व स्वर में कौन से ये 5 स्वर आते हैं? देखिए पंच लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर पंच यानी 5, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और री। ये 5 जो है, पंच यानी 5, ये ह्रस्व स्वर है। ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। अब आइए दूसरा इसका है
भेद दीर्घ स्वरा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बड़ा। तो दीर्घ स्वर अष्ट, अष्ट मीन्स 8, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 8। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आपकी बुक में बेटा ये छोटा ऊ लिखा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा ऊ बुक मिस प्रिंट है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए ओ औ, ठीक है, ये 8 हो गए। ये 8 जो है ये दीर्घ स्वर है। अब नेक्स्ट इसका भेद है प्लुत स्वरा। प्लुत स्वर भी 8 होते हैं। अब आप देखिए इसमें हर एक स्वर के आगे 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि प्लुत स्वर के उच्चारण में हमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी दीर्घ से भी ज्यादा वो प्लुत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ओम शब्द लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, देखा ना चौक में, ओम। तो इसलिए हम इसको खींच के बोलते हैं, 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें, ओम, ठीक है। तो ये प्लुत है, क्लियर। तो आप पहले स्वर पहचान लें कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और उसमें कौन कौन से होते हैं ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से आप इसे पढ़ें और लर्न भी करें, क्योंकि आगे के चैप्टर में इन्हीं से रिलेटेड वर्क आपको हम कराएंगे। तो स्वर और व्यंजन, अयोगवा, इन सब की अच्छी तरह आपको पहचान होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से लर्न करें। तो ये स्वर हो गया। अब आइए व्यंजन पर। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजनम, यानी व्यंजन। अब देखिए व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर 3 प्रकार के वैसे व्यंजन भी। स्पर्श व्यंजनानि, चत्वारि अंतस्था व्यंजनानि, चत्वारि ऊष्म व्यंजनानि, ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ये 3 प्रकार हो गए व्यंजन के। स्पर्श व्यंजनानि पंचवर्गात्मकानि, स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग में होते हैं। कौन से 5 वर्ग हैं? कु यानी कवर्ग, चु यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग, तु यानी तवर्ग और पु यानी पवर्ग, ठीक है। तो बच्चों ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये सब क्या होता है आपको पता है? जब आप अल्फाबेट पढ़ते हैं हिंदी में तो का, खा, गा, घा, अंगा, यानी जो का वाली लाइन है पूरी, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कवर्ग है। चा, छा, जा, या, ये चवर्ग है, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में संबोधित करते हैं कु, चू, टू, तू और पू। इट मीन्स कु मीन्स कवर्ग और कवर्ग मीन्स का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। आपसे जब हम पूछेंगे कवर्ग बताइए, चवर्ग बताइए, तो आपको ऐसे ही बताना होगा, का, खा, गा, घा, अंगा। तो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ इसमें हलंत लगाया है। बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हलंत क्या होता है बेटा? ये हलंत का मार्क है, किसी भी अक्षर के नीचे हम ऐसे लगाते हैं, ये हलंत है, ठीक है। और जिस भी अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है उसका मतलब है ये अक्षर आधा हो गया है। आधा यानी इससे स्वर निकल गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिला होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें हलंत लगा देते हैं, जैसे का में हलंत लगा है, का में कौन सा स्वर मिला है? का, आ निकल रहा है, इट मीन्स इसमें आ स्वर था, लेकिन हमने हलंत लगा दिया तो इसका मतलब इससे स्वर निकल गया है, ठीक है। तो जहां इसमें देखिए सारे व्यंजन में हलंत लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये व्यंजन है, इसमें स्वर निकल गया है, ओके। तो ये 5 वर्ग हो गए स्पर्श व्यंजन के। अब आइए दूसरा इसका पार्ट है चत्वारि अंतस्था व्यंजनानि। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है और ये अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। चत्वारि मीन्स 4, इसीलिए लिखा है चत्वारि अंतस्था व्यंजनानि। 4 अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ओके। अब आइए इसका थर्ड पार्ट है चत्वारि ऊष्म व्यंजनानि। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन से 4? शा,
ये ऊष्म व्यंजन है। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, और व्यंजन में भी ये कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है, इसका कौन सा भेद है। तो आपको ये तालिका जो है बहुत अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। और अब देखिए स्वर और व्यंजन के बाद आइए वर्ण का तीसरा भेद है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह कौन से होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। और विसर्ग क्या होता है, ये देखिए दो बिंदी हैं, जिस भी अक्षर के आगे ये दो बिंदियां लगी होती हैं ऐसे, उसे हम बोलते हैं विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे राम शब्द है, मां में हम विसर्ग लगा देंगे तो उसे हम बोलेंगे रामाह। बालक में विसर्ग लगा देंगे बालकाह, ठीक है। तो ये विसर्ग है, जिस भी अक्षर के आगे ये दो बिंदियां लग जाएंगी उसे हा का उच्चारण के बोलेंगे। और दूसरा अयोगवाह है अनुस्वार। अनुस्वार यानी देखिए ऐसे आप बिंदी लगाते हैं ना, आप लोग इसको बिंदी बोलते हैं, किस अक्षर के ऊपर बिंदी लगी होनी चाहिए, बिंदी यानी वो अनुस्वार है, ठीक है। तो ये दो अयोगवाह है, विसर्ग और अनुस्वार। जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे कि विसर्ग और अनुस्वार। तो इस तरह से बच्चों संस्कृत में वर्ण 3 प्रकार के हो गए, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। और उसके स्वर के भेद आप पढ़िए, व्यंजन के भेद पढ़िए और अयोगवाह के भेद पढ़िए, ठीक है। इसे आपको पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है, ठीक है। इस तालिका का अभ्यास करिए आप। और ये इस तालिका को मैंने समझा दिया है। इसके बाद आपको नोटबुक में क्या करना है, आपकी बुक में ये तालिका दी हुई है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बोर्ड में समझाई है। इस तालिका को आप अपनी नोटबुक में चैप्टर 1 व्याकरण वृत्ति वर्णमाला ऐसे डाल करके ये पूरी तालिका बहुत अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से ये पूरी तालिका आपको नोटबुक पे बनानी है। तो चैप्टर 1 में सिर्फ यही तालिका आपको नोटबुक में बनानी है और पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक में है, तो बुक में ही एक्सरसाइज फिल होगी, ठीक है। अब आप परेशान ना हो कि नोटबुक में हमें क्या करना है। नोटबुक में आपको चैप्टर 1 में ये तालिका पूरी बनानी है, शेष एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे। तो सारे बच्चे अपना ये वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning, student. This is class 6. Subject is computer. Chapter number 1, categories of computer and computer languages. Student, in previous class we discussed second and third generation. And today I have to discuss fourth generation and fifth generation computers. Now, time period of fourth generation computer is 1917 till the present. That means कि 1917 से अभी तक जो भी आपकी जनरेशन चल रही है, that is called the fourth generation. Okay, use technology, VLSI technology. Use technology is VLSI technology, and the main component used in this generation, microprocessor. What is the microprocessor? Microprocessor means microprocessor is an IC chip. It consists of more than one ICs. Okay, full form of VLSI is very large scale integration circuit. Very large scale integrated circuit. That means microprocessor
processor contain number of ICs. Okay. Now, what is the input output devices used in this generation? Keyboard, mouse, scanner is used as a input devices. Monitor, printer, speaker used as a output devices. Okay. Languages used: Basic, COBOL, etc. Logo. These languages are used in this language, in this generation. Software use: operating system Unix, operating system Windows. These operating systems are developed in 4th generation. Okay. Now, the main characteristics of 4th generation computer are: these are smaller, light-weighted, less costly, and highest storage capacity. Okay. Their data processing speed is high. This is used for general purpose computer. Example: IBM PC, Apple Macintosh, and HP 9000, etc. Now, 5th generation computer. 5th generation computer time period is present and beyond. That means this generation is still under development. Okay. Used technology is AI technology. AI is the artificial intelligence. What is the artificial intelligence? Artificial intelligence is a technology that enables the computer behave like a human. That means human recognition, automatically work, etc. Used input output devices, used technology में they used AI technology, used super VLSI technique. Okay, super VLSI technique. Input output devices: wireless keyboard, wireless mouse, laser printer, etc. Touch screen, voice recognition. These are the input and output devices of the 5th generation computer. Languages used: VB, C++, Java, etc. Advanced languages are used in 5th generation languages. Okay. Now, the correct operating system used: Windows, Unix, Linux, etc. What is the characteristics of 5th generation computer? Characteristics: these are: storage capacity is high as compared to previous generation, small in size, used in general purpose, research and scientific purpose, use of ASI. Example is robot. So student, this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.